संज्ञा के बारे में आज चर्चा करेंगे हम। शब्द जितने भी हैं, जो भी चीजें वस्तुएं दिखाई देती हैं, चाहे मटेरियल हो या इमटेरियल हो, वो सब संज्ञा है। कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, भाव, दशा, अवस्था हो, गुण हो, उसका कोई ना कोई नाम है और इस कारण वो संज्ञा है। संज्ञा एक वर्ड है। संज्ञा दो अर्थ में हम लेते हैं। एक तो संज्ञा चेतनता की अवस्था है, जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं। संज्ञा शून्यता अनकॉन्शियसनेस, संज्ञा होश को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ व्याकरण में संज्ञा नेमिंग वर्ड है। संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा का अर्थ यदि कहा जाए तो नाम। नाउन मतलब नाम। अंग्रेजी में वर्ड है नाउन। नाउन का मीनिंग नेम। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जिसे हम कुछ शब्द लिखते हैं, जो भी हम सोच सकते हैं। बच्चों को कहते हैं कि कुछ भी लिखो जो तुम सोच सकते हो या कल्पना कर सकते हो। जो भी लिखेगा सब संज्ञा है। आंख उठा के कुछ भी हम देख रहे हैं, यदि उसका नाम दे, कुछ ना कुछ नाम है ही। नाम है तो संज्ञा है। अब यदि संज्ञा, ये जो शब्द हैं, जो चीजें दिखाई देती हैं, जिनका कुछ नाम है, उनको वर्गीकृत करें हम, तो संज्ञा के भेद की बात आती है। अब देखते हैं कि किस किस चीज का नाम हम रखे हैं। जो भी सामने दिखाई दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। गाय किसी जंतु का नाम है, नाम ही है, नाम हम दे दिए हैं गाय। कुत्ता जंतु का नाम है, जानवर है। मोहन व्यक्ति का नाम है, लड़का का नाम है। पटना किसी स्थान का नाम है। लड़ाई किसी कार्य का नाम है, एक्शन है। पानी एक द्रव्य है, पदार्थ है। कुछ ना कुछ कागज, किताब, पेंसिल, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी जो आपसे दिखाई दे, नाम रख पाते हैं बच्चे से, सब संज्ञा ही है। तो इस आधार पर यदि हम संज्ञा की परिभाषा देने की कोशिश करें, उसको भाषा में बांधने की कोशिश करें कि संज्ञा क्या है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव, गुण, दशा, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके आधार पर एक परिभाषा दे सकते हैं हम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हम लोग विद्यार्थी जीवन में जो परिभाषा याद किए थे, वो था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बाद में जोड़ दिया गया इस और चीजें हैं जिनका हम नाम दे सकते हैं, उनको किस संज्ञा में रखेंगे। तो परिभाषा को विस्तृत करके और जोड़ा गया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, अवस्था, गुण, दोष,
के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में भी याद करते थे हम लोग। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, तीन ही चीजें अंग्रेजी में भी। अब व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं हिंदी में। तो अब बात आ गई कि तो भाई यह लड़ाई है या ना व्यक्ति है। लोगों ने सोचना शुरू किया कि जो वर्ड दिए हैं हम, यह ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, तब कैसे व्याकरणों ने पहले नाम दे दिया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई चीज छूटा क्या? साधारण तौर पर देखने पर तो छूटा, क्योंकि उसमें न भाव की, न दशा की, न अवस्था की, न गुण की बात की गई है। लेकिन गहराई में यदि देखें तो एक शब्द जो उसमें दिया गया है वस्तु, वस्तु में सब समाहित है। वस्तु एक ऐसा, वस्तु का अर्थ यह नहीं है कि जो दिखाई दे रही है कुर्सी, टेबल, कुर्ता, कलम, पेन, पेंसिल, सब यही वस्तु है। वस्तु में थिंग जो है उसमें सब कुछ आ जाता है। वस्तु शब्द की विवेचना करें हम तो ये सब समाहित हो जाएगा उसमें। वस्तु वही नहीं जो आंख से दिखाई देता है। तो ये सोच करके तीन चीजों में ही संज्ञा को बांध दिए थे लोग, लेकिन उसको और खोल दिया गया। अच्छा है, समझने के लिए बढ़िया है। वस्तु को कौन समझाने जाए कि वस्तु में सब समाहित है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, वस्तु इतना ही हम समझते हैं, सजीव हो या निर्जीव हो वस्तु है। लेकिन वस्तु में जिसका भी अस्तित्व है किसी भी रूप में, मूर्त या अमूर्त रूप से, तो वस्तु शब्द की व्याख्या में वो सब समाहित हो जाता है, जो अमूर्त है वो भी। इसलिए हम ये अर्थ लगाते हैं कि तीन चीजें उस समय इसलिए सिखाई जाती थी कि वस्तु में सब कुछ आ गया। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, थिंग में सब आ गया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग। थिंग में तो सब समाहित कर लिया गया था, इसलिए तीन ही चीजें। लेकिन और उसको थोड़ा सा अनावरण करें, अनावृत करें, खोलें, उसको जोड़ दें, उसमें गुण, भाव, दशा, अवस्था के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। A word that can be used to refer a person, place, thing, quality or action, और जोड़ दिया गया। क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि भाई उसमें भाववाचक संज्ञा भी है, तो और स्पष्ट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए जोड़ दिया गया। ये पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन, तो इसमें एक्शन, लड़ाई भी समाहित है। क्वालिटी, गुण भी आ जाएंगे, और सब चीज अब देखने में समाहित है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण,
या कार्य को ये नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम की संज्ञा करते हैं, नाम उसका जो नाम है। और इसके आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। जिन वस्तुओं का, व्यक्तियों का, जंतुओं का नाम मैंने दिया, उनके आधार पर हम इसको 5 भागों में बांट दिए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब पर्सन ही नहीं, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कि कोई पर्टिकुलर चीज का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द नेम ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति का नाम राम, किसी स्थान का नाम पटना। थोड़ा नाम पर ध्यान देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो लग रहा है कि किसी व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, द नेम ऑफ ए पर्सन। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाम जिसको कहते हैं, प्रॉपर नाम, तो इसमें किसी भी खास व्यक्ति के लिए संज्ञा है। प्रॉपर, प्रोमनेफर, कोई भी किसी पुस्तक का ही नाम है यदि, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण। आप केवल पुस्तक कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। इसी संदर्भ में लिख भी देते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन, कॉम की चर्चा मैंने किया है। कॉम माने टुगेदर, कॉम, कोर। तो जातिवाचक संज्ञा, जात का यह अर्थ है कि किसी जात, जात का मतलब क्लास, होल क्लास का बोधक है वो शब्द। जैसे मैंने गाय कह दिया, तो गाय पूरे क्लास के लिए, पूरी जाति के लिए हो। गाय सभी गायों के लिए शब्द है, गाय नाम है उसका। गाय की एक जाति है जंतुओं में, तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब ही किसी खास गाय की बात करेंगे हम, यदि किसी खास गाय की बात कर दिए कि कपिला, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का लिखे, सभी लड़कों के लिए है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। आराम लिख दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाथी जातिवाचक संज्ञा, और ऐरावत नाम दे दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ हुआ कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति के नाम को भी, स्थान के नाम को भी, और वस्तु के नाम को भी, वो व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर है, पर्टिकुलर है। और सबके लिए यदि कोई शब्द है दे रहे हैं, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अगला है समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। इस तरह से 5 संज्ञाएं 5 कोटियों में बांट दिया गया है सभी वस्तुओं को। अब देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। ये जो शब्द हैं इसमें जो आएंगे वो द्रव्य के बोधक हैं। द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, अच्छा मटेरियल बहुत शुद्ध जोर दे के कहते हैं मटेरियल नाउन, लेकिन मटेरियल टी इस पर स्ट्रेस होता है इधर। यहाँ अ है, मटेरियल स्ट्रेस है यहाँ। बाद में जो इंग्लिश ग्रामर की चर्चा करेंगे तो इस पर स्ट्रेस एक्सेंट की बात करेंगे, उच्चारण कैसे शब्दों का करते हैं। तो मटेरियल हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते भी हैं मटेरियल। तो मैटर से मटेरियल बना है। द्रव्य क्या है और मैटर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा मैटर वो चीज है जिससे कोई वस्तु बनती है। द्रव्य पदार्थ और वस्तु में अंतर है। पदार्थ निर्माण में काम आता है। जैसे टेबल बना है तो टेबल एक वस्तु है और यह कॉमन नाउन है, लेकिन टेबल बना है लकड़ी से तो लकड़ी पदार्थ है। अंगूठी है वो एक वस्तु है, वो कॉमन नाउन है, लेकिन सोना जिससे अंगूठी बनी सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, वो मैटर है। मैटर ऑब्जेक्ट पदार्थ और वस्तु में भेद है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस, वस्तु की अवस्थाएं नहीं है। तो द्रव्य में हम बात कर रहे हैं ठोस द्रव गैस की। सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सब ठोस पदार्थ हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी है, ये भी द्रव्य है। पानी को हम जातिवाचक संज्ञा या वस्तु नहीं कह सकते हैं, वो द्रव्य है। कुर्सी, टेबुल, डस्टर, पेन, पेंसिल, गाय, कुत्ता, घोड़ा, राम, मोहन, पटना, दिल्ली, ऐसे नहीं है पानी, वो द्रव्य है, पदार्थ है। इसलिए इस तरह के जो शब्द हैं उनको हम इस श्रेणी में रखे हैं। लोहा, पानी, घी, इसको कहते हैं कि जिसे नापा या तौला जा सके। तौल सकते हैं, एक परिभाषा है। इस कसौटी पर जो कसा जाए वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। उससे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। लीटर से नाप सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, किलो में मेजरमेंट है। लोहा, पानी, इसको तौल सकते हैं। वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा, पानी, घी, जितनी धातुएं हैं, ठोस पदार्थ जो हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन है। समूह वाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का मतलब एक जगह, यहां भी को है, यह लेक्टिव है। लेक्टिव, लेक्ट, इलेक्ट, सेलेक्ट,
इलेक्ट जो है उसमें को लगा, इसके चलते डबल एल हो गया है, एक ही एल है, लेकिन ये को लगा, जिसे कॉम यहां लगा था कॉमन नाउन में, कॉम को, उस तरह से यहां भी को लगा, आगे वाला एल डबल हो गया है को के चलते, नहीं तो इलेक्टिव। कुछ वस्तुओं का जब एक साथ संग्रह, को माने एक साथ, टुगेदर, कोई वस्तु हो, जंतु हो, व्यक्ति हो, किसी भी गुण हो, पदार्थ हो, को जो कलेक्ट करके एक समूह बनाते हैं तो समूहवाचक संज्ञा उसका नाम देते हैं। जैसे क्लास वर्ग है, बच्चों का समूह है, एक कलेक्शन है, एक साथ बच्चे रहते हैं तो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। भीड़ है, लोगों का समूह है, सेना है, झुंड है, गायों का झुंड है, समूहवाचक संज्ञा है, झुंड कहते हैं तो समूहवाचक संज्ञा झुंड, सेना, वर्ग, ये सब है। अब एक है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं भाव, जिसे अवस्था, गुण, कार्य, व्यापार, भाव का बोधो भाववाचक संज्ञा है। यह भाव मतलब जो दिखाई न दे, मटेरियल और इमटेरियल, शुरू में मैंने बात किया था संज्ञा के संदर्भ में कि मटेरियल और इमटेरियल, तो इमटेरियल जिसको देख नहीं सकते हैं, वो जो भाव दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, कार्य व्यापार है, वो भी संज्ञा है और उसको इस कोटि में रखे हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे अवस्था का नाम, बचपन, बचपन एक अवस्था है जिसको हम देख नहीं सकते हैं आंखों से, एक भाव है, एक अवस्था है। बुढ़ापा अवस्था है, साहस एक मानसिक दशा है, मानसिक अवस्था है। क्रोध, घृणा, भय, प्रेम, ये शब्द आते हैं। ये जितने शब्द हिंदी में आएंगे सबका विभाजन है यार, इन पांचों विभाजनों से अलग कोई शब्द नहीं। हिंदी में जितने शब्द देखते हैं हम, उनको किसी न किसी कोट में रख सकते हैं। ये पांच ही कोटि में सब शब्द हैं। गुण का बोध जो कराए, अच्छाई, उनकी अच्छाई देखकर हम अभिभूत हैं, तो अच्छाई कोई ना कोई संज्ञा होगी, नाम है तो भाववाचक संज्ञा है। अभिभूत, वो भी कोई तो संज्ञा होगी, तो व्यक्तिवाचक नहीं है, जातवाचक नहीं है, गुण द्रव्यवाचक, समूहवाचक नहीं, भाववाचक। जो जातवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक चारों में नहीं आए वो भाववाचक।
इस सब से बचने के लिए एक बात में संज्ञा गणना के आधार पर संज्ञा का भेद कर दिया गया, गणनीय और अगणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जगत के पदार्थों को दो भागों में बांट दिया गया, भाव दशा गुण सब समाहित है उसमें। या तो गिन सकते हैं या तो नहीं गिन सकते हैं। समाप्त। जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक क्या है कुछ तो गिन को सकते हैं। जैसे जातिवाचक में हमने उदाहरण दिया है जो जो तो सबको गिन सकते हैं, काउंटेबल है वो। व्यक्तिवाचक उसको भी गिना जा सकता है। द्रव्य जो पदार्थ है उनको गिना नहीं जा सकता, पानी को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है तो अगणनीय में चला गया। भाववाचक संज्ञाएं ये सब जो लिख रहे हैं उनको गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल, इसलिए अगणनीय में चला गया। जातिवाचक, समूहवाचक, जात, समूह और व्यक्तिवाचक, तीन संज्ञाओं को गणनीय काउंटेबल मान लिया गया। बात है कि नाम बदल दिए गए और इसको इतना कौन बांटने जाए, सब अनकाउंटेबल है। गणना के आधार पर संज्ञा के भेद कर दिए गए दो। तो जितने अवस्थाएं हैं, गुण है, भाव है, दशा है, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई कार्य व्यापार है वो। पिटाई, मिठाई, स्वाद का नाम है मिठाई। तो इस तरह की भाववाचक संज्ञाएं जो आंखों से दिखाई नहीं दे लेकिन गुण, धर्म, भाव, कार्य व्यापार का बोध कराए। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा, कड़ाई भाववाचक संज्ञा, पिटाई भाववाचक संज्ञा, कुछ न कुछ तो संज्ञाएं ही है। अब अच्छा नहीं कह के यदि हम अच्छा कह दें तो संज्ञा नहीं है, उसकी एक अलग कैटेगरी बांटी गई है, विशेषता, जो संज्ञा की विशेषता बतावे। आगे संज्ञा जरूरी है रहना। अब इस संज्ञा के संबंध में एक रोचक चीज देख लेते हैं कि कभी कभी प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक, अब वाक्य में प्रयोग के चलते वो जातिवाचक हो गई संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है, परीक्षाओं में आ सकता है, जानने लायक चीज रोचक है, इसकी चर्चा कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन कब वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, जैसे सीमा, हमारे घर की लक्ष्मी, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। यहाँ सीमा तो व्यक्तिवाचक है, यहाँ एक शब्द है लक्ष्मी, लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन, नाम है। लेकिन सीमा के गुण के वर्णन के लिए, सीमा के गुण की तुलना करने के लिए लक्ष्मी का प्रयोग किया गया है। ये लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी यहाँ जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। परीक्षा में यदि आता है कि सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, इसमें लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है,
तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मूलतः अपने रूप में लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कालिदास भारत के शेक्सपियर। दूसरा हो गया कालिदास भारत के शेक्सपियर। शेक्सपियर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में जहां हमने प्रयोग किया कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो वहां शेक्सपियर जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हुआ है, क्योंकि कालिदास के किसी गुण के वर्णन के लिए शेक्सपियर का प्रयोग किया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इस वाक्य में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से यदि कहीं प्रयोग मिले कि मेरा बेटा मेरा राम है, तो राम व्यक्तिवाचक क्या नहीं है, राम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, मेरे बेटे के गुण के वर्णन के लिए प्रयोग हुआ है, इससे राम जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहीं कहीं जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। ये जानना पहचानना जरूरी है, नहीं तो पूछ दिया जाएगा कि सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी भाई किसी खास देवी का नाम है, औरत का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे सीधे। लेकिन इसको जानते रहेंगे तो याद आएगा कि नहीं भाई ये तो जातिवाचक संज्ञा है, ये तो सीमा के गुण के वर्णन के लिए लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा है ठीक इसका उल्टा। ठीक इसका उल्टा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कॉमन नाउन यूज्ड एज ए प्रॉपर नाउन। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। यहां जो हमने लिखा गोस्वामी, तुलसीदास, गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा है। ब्राह्मणों की एक जाति है गोस्वामी, लेकिन तुलसीदास के लिए प्रयुक्त होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। गोस्वामी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि जाति जातिवाचक संज्ञा अलग गोस्वामी लिखेंगे तो, लेकिन किसी खास प्रॉपर नाउन के लिए प्रयुक्त है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हरिश्चंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूरी, यदि हम पूरी कह दें केवल, तो पूरी से नगर का बोध होता है। पूरी माने नगर, गांव। पूर्व माने गांव। मोहनपुर, पूर्व क्यों कहते हैं, उसका मतलब गांव, पूरी। लेकिन देश में किसी से भी कहा जाए कि पूरी कहाँ है, तो सीधे जगन्नाथपुरी को कहेंगे। पूरी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होता है वो जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग हमने देखा। अब तीसरा एक है कि है भाववाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। भाववाचक संज्ञा का वाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कठिनाई, ये भाववाचक संज्ञा है, कठिनाई। लेकिन मेरे रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है।
लेकिन यदि इस तरह का प्रयोग किया गया, होता भी है कि मेरे रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, अनेक कठिनाइयां। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, कठिनाई है तो ये दीर्घ ई है, लेकिन यदि कठिनाइयां करेंगे तो ये हर्षई। जब एक वचन बहुवचन की बात करेंगे हम, तो इस तरह के बहुत सारे शब्द आएंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं रसोई घर, रसोई, लेकिन यदि रसोईया लिखते हैं, खाना बनाने वाली को लिखते हैं जब रसोईया, तो ये हट जाता है, ऐसे हो जाता है रसोईया। ये वर्तनी की बातें हैं। अभी जो कन्वेंशनल चैप्टर है उस पर बात कर रहे हैं हम। बाकी जो प्रयोग में जब चलेंगे हम शब्दों के, तो उसमें रोचक चर्चाएं होंगी कि बारीक गलतियां कहां कहां हो जाती हैं। भूल बस गलती हो जो अलग चीज है, लेकिन जानते हुए गलती, अनजाने में गलती, इसके लिए अध्ययन करना जरूरी है। ये रसोईया एक नियम है, रसोई है दीर्घई रसोईया, ये हर्ष ई में बदल गया है, ये सब जानेंगे। तो कठिनाइयां पर बात आई कि कठिनाई जो है, कठिनाई है, कठिनाइयां बनाए, नदी से नदियां बनाएंगे, नदी में हर्ष ही हो जाएगा। अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, तो यहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयां, यह जातिवाचक संज्ञा हो गई। कई कठिनाइयां हो गई, कठिनाइयों की एक जाति हो गई, ये कठिनाई, ये कठिनाई, ये कठिनाई, जातिवाचक संज्ञा। देश में कई प्रकार की बीमारियां फैली हैं। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन उसका प्रयोग ऐसे मैंने कर दिया कि देश में कई प्रकार की बीमारियां फैली हैं, तो कई प्रकार की बीमारियां, बीमारियों की सूची हो गई, वो जातिवाचक संज्ञा, बीमारी का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हो गया। विद्यालयों में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं, खेल भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कई प्रकार के खेल हो गए, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, तो कई प्रकार के खेल के रूप में खेल का प्रयोग हुआ, तो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब खेल का नाम रख देंगे क्रिकेट, तो प्रॉपर नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनका उदाहरण देखा हमने। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, संज्ञा के भेद। धन्यवाद।